हेलो बच्चों, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ समकालीन भारत की आपकी जो बुक है क्लास 9th यानी कि कक्षा 9 की, उसका जो अध्याय 1 है भारत आकार और स्थिति, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। यानी कि आपके क्लास 9th के जो आपकी भूगोल की बुक है उसका अध्याय 1 चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूँ, भारत आकार और स्थिति के बारे में। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे। अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई भी यहाँ पे क्लास लेता हूँ, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी के सभी विषयों की यहाँ पे क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप लोग को देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बिल्कुल फ्री में आपको सारी वीडियोज़ प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग को अच्छी लगती वीडियो तो जाओ लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अध्याय भारत आकार और स्थिति के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है भारत का आकार, कैसी स्थिति है भारत की, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सॉरी, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में ही भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि भारत चहुमुखी यहाँ पे विकास किया है, चाहे वो आपका उद्योग में हो, कृषि में हो, तकनीकी में हो, सभी क्षेत्रों में भारत ने पिछले 5 दशकों में यानी कि 50 सालों में काफ़ी विकास किया है। स्थिति के बारे में हम देखिए, भारत की स्थिति कैसी है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप सभी को पता है, जो पृथ्वी का अगर ग्लोब देखेंगे आप तो यह आपका है विषुवत रेखा बीच से। इसके इस क्षेत्र में जो भी देश हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में, और इस क्षेत्र में जो देश हैं वो उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत दिख रहा है आपको, उत्तरी गोलार्ध में दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इससे ये पता चल गया कि भारत आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। और इसका मुख्य भाग 8 अंश यहाँ पे और 4 यहाँ पे डिग्री उत्तर से लेके 37 अंश 6 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 68.7 डिग्री पूर्व से लेके 97 यहाँ पे डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वो है कर्क रेखा, याद रखिएगा। और ये कहाँ से जाती है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से में यहाँ पे भारत से गुजरती है। इसके बारे में आप एक एक पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको याद करने की कोशिश करिएगा कहाँ से कहाँ तक फैला है भारत का यहाँ पे आकार। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अभी आगे मैं दिखाऊंगा भी सारी चीज़ें। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार से ज्ञात करो, उनको पता करो कि कहाँ पे हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है आप सभी को पता है वो क्या है? इंदिरा बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है। वो आपका 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें वो डूब गया था, समुद्र में डूब गया था। आकार के बारे में बात करें, स्थिति तो देख लिया आपने। आकार क्या है? भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल जो है भारत के पास जितनी ज़मीन है वो विश्व की 2.4% है। और जो आपका अभी दिखाया कि यहाँ पे कितने लाख किलोमीटर है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है टोटल। चित्र अभी दिखाता हूँ 1.2 नीचे अभी, कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अगर मिला लें तो यहाँ पे 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। आपने देखा है भारत का क्षेत्र, वो नक्शा ऊपर है ये है, उसके बाद ऐसे जाके यहाँ नीचे नीचे इस तरीके से पतला होता जाता है। ठीक है, सकरा हो गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी आपको आगे सारी चीज़ें फिगर के माध्यम से समझाऊंगा अभी। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है 30 अंश, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। जो पूर्व पश्चिम का विस्तार है, पूर्व पश्चिम का भारत
जैसे है, तो वहाँ पे पूर्व पश्चिम का विस्तार जो है उत्तर दक्षिण के विस्तार से कम प्रतीत होता है। जाहिर सी बात है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटों का अंतर है। आप सभी को पता है कि सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम की तरफ बढ़ता है। आप सभी को पता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, इस साइड गुजरात है, पूरा पूरब में अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात है। तो यहाँ से जब सूर्य यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ पे 2 घंटों का अंतर आ जाता है। ठीक है। अतः 82 डिग्री 30 अंश यहाँ पे 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया, यानी कि उसी को मानक समय माना गया कि पूरे भारत का उसी रेखा से मानक समय माना गया कि उस रेखा पे जो समय होगा वो पूरे भारत में वही समय होगा। ठीक। जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में एक शहर है, जिला है मिर्ज़ापुर, वाराणसी बनारस आपने सुना होगा, उसके सटा हुआ जिला है मिर्ज़ापुर, उससे गुजरती है आपका यहाँ पे यामोत्तर जो रेखा है, मानक यामोत्तर। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से पूर्व उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, यानी कि अगर अक्षांश की तरफ बढ़े तो दक्षिण से जब उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो दिन बड़ा होता जाता है, यानी कि जम्मू कश्मीर में आपका दिन छोटा होगा एज कम्पेयर टू कन्याकुमारी, क्योंकि कन्याकुमारी आपका विषुवत रेखा से पास में है। तो कन्याकुमारी पे विषुवत रेखा, सभी को पता है कि विषुवत रेखा पे प्रकाश ज़्यादा देर तक पड़ता है, तो वहाँ पे दिन बड़ा होता है। और जब जम्मू कश्मीर है वो थोड़ा सा विषुवत रेखा से दूर है, उत्तर की तरफ है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा दिन छोटा होता है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया, ज्ञात कीजिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, ये 2 चीज़ आपको बताना है। अभी मैंने आपको बता भी दिया है। अब भारत तथा विश्व के बारे में यहाँ पे देखते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार, यहाँ पे दक्षिण की ओर उसका विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के मध्य माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है, यानी कि पूरा केंद्र बिंदु में है। आपका एशिया की तरफ आपको बढ़ना है या फिर यूरोप की तरफ जाना है या फिर अरब की तरफ जाना है, अरब देशों की तरफ बढ़ना है, तो आपका केंद्र बिंदु की तरह आपका भारत का दक्षिणतम पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखेंगे हिंद महासागर में किसी भी देश के तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। कोई भी ऐसा ओशन नहीं है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इंडियन ओशन भारत देश के नाम पर रखा गया है। क्या आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। स्वेज नहर भी दिखाऊंगा कहाँ पे है। उसकी वजह से, स्वेज नहर खुलने की वजह से भारत और यूरोपीय देशों के बीच की जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई, याद रखिएगा। अब 1.2 फिगर देखिए यहाँ पे कितनी ज़मीन किस देश के पास है, तो भारत के पास 32,08,000 वर्ग किलोमीटर है। इसको देखिए प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर को दर्शाया गया, यानी कि यहाँ पे 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत के पास। बढ़ते क्रम में है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फिर सबसे ज़्यादा रूस के पास है। इसको आप शॉर्ट के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, रुक चीन, यहाँ पे अब आ भारत। ठीक है, इससे आप शॉर्ट फॉर्म में इसको याद भी कर सकते हैं। रुक चीन से रूस, रुक से कनाडा, स से चीन, रुक चीन, च से चाइना हो गया, उसके बाद चीन, उसके बाद अब से आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, और अब आ भारत, तो यहाँ पे अमेरिका हो गया और उसके बाद भारत हो गया। ये आपके 7 बड़े देश हैं, विश्व के 7 बड़े देश। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर पर दिखाया गया है जो भारत की स्थिति के बारे में, आकार के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो पूरब से लेकर पश्चिम में, यहाँ पे देखिए बताया था मैंने, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक की जो पूरी दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। और जो यहाँ पे कश्मीर से कन्याकुमारी की जो दूरी है देखेंगे, यहाँ पे कश्मीर से कन्याकुमारी तो ये 3214 किलोमीटर है। तो आप सभी को पता दिख रहा है 3214 किलोमीटर ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू 2933 किलोमीटर के, यानी कि ये वाला एरिया का विस्तार ज़्यादा है इस वाले एरिया के विस्तार से। और जो यहाँ पे आपको दिखाया गया था, जो यहाँ पे मानक समय वाली जो रेखा थी 82 अंश 30 मिनट पे, तो ये आपका यहाँ से गुजरती हुई जाती है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती है, मानक यामोत्तर रेखा।
ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर लक्षद्वीप द्वीप समूह है, जो ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। इसको आप देख लिए। बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। यहाँ पे जो स्वेज नहर के बारे में बताया गया तो उसको भी यहाँ पे देख लीजिए कि भारत से जो जाते थे पहले हम लोग, तो ये पूरा घूम के जाना पड़ता था अफ्रीका को, फिर यूरोप पहुँचते थे। स्वेज नहर खुलने की वजह से, देखिए ये स्वेज नहर है, यहाँ पे ये स्वेज नहर खुलने की वजह से अब हम डायरेक्ट यहाँ से जाके यहाँ पे यूरोप से मिल जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारा कितना दूरी कम हुआ, 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हुई थी। ठीक, और ये देखेंगे आपके दक्षिण एशिया के देशों को यूरोप से मिलाने वाला या फिर अफ्रीका से मिलाने वाला, अरब देशों से मिलाने वाला केंद्र बिंदु कौन सा है, ये भारत देख लीजिए है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग ये दिखा रहा है। अब आगे देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर जाता था। पहले उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक प्राचीन यात्री प्राचीन भारत आए थे, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। 1498 में आपको सभी को पता है कि वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक यहाँ पे पहुँच सके इसी रास्तों से। मसाले, मलमल आदि कपड़े, सूती कपड़े आदि तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे इसी रास्ते से। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखने को मिलता है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आप देख लीजिए, जो कि भारत के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं यहाँ पे। भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया, ज्ञात करना है आपको, पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को संपर्क करते हैं। पहला, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरण के लिए उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं, उसके बाद बांग्लादेश से मिलती हैं, किसकी सीमा, चीन से कितनी राज्यों की सीमा मिलती हैं और कितने म्यांमार से। इसको आपको यहाँ पे वर्ग बना के लिखना है। ठीक, बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारत की भूमि की स्थिति सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती है, आपको सभी को पता है। ऊपर की तरफ उत्तर पश्चिम में, उत्तर में चीन, जो तिब्बत को कब्जा कर लिया चीन, उससे मिलती है। नेपाल और भूटान के साथ यहाँ पे, तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों का पर शासन करते थे और रियासतों पर शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर, यानी राजाओं के आधार पर अंग्रेजी शासनों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से यहाँ पे किया जाता था। यानी कि एक था प्रांत, एक थी रियासत। तो प्रांत क्या था, जिस पे अंग्रेज शासन करते थे, लेकिन जो रियासत थी वहाँ पे राजा ही शासन करते थे, लेकिन वो किसके अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन थे। यहाँ पे कंफर्म हो गया आपको। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और बचा, इसको भी देख लीजिए। भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में बताया गया। यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान से भी टच है, इधर लद्दाख से मिला हुआ है आपका चीन। उसके बाद तिब्बत जो है, चीन का जो अधिकार कर लिया वहाँ पे भारत की यहाँ पे उत्तरी सीमा मिलती है, नेपाल से मिलती है, भूटान से मिलती है, बांग्लादेश से यहाँ पे पूरब में मिलती है और यहाँ पे म्यांमार से मिलती है पूरब के क्षेत्र में। नीचे है तो श्रीलंका है, यहाँ पे नीचे श्रीलंका से मिलती है यहाँ पे। इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। मालदीव भी यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये मालदीव है। ठीक, द्वीप समूह है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता पाक जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो जलसंधि, यहाँ पे स्ट्रेट जो है, ये पाक जलसंधि के नाम से है। इस क्वेश्चन बन सकता है आपसे। तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखिए कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। यहाँ पे एक चीज़ और है, आपको जानना चाहिए। स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है।
यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी NRSC इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं इस वेबसाइट पर जाके। ठीक है, अब आ गया आपका अभ्यास का क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मैं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि चैप्टर पढ़ाता हूँ फिर उसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो अगले पार्ट में लेके आता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हो, अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में भी पढ़ना है, तो आपने वैसे क्लास 7 में पढ़ा रखा होगा, क्लास 6 में भी पढ़ा रखा होगा जब ग्लोब अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ाया गया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज मिली हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और यहाँ पे पढ़ने का मतलब है कि एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ उसको आप अपनी एक नोटबुक बनाइए, उसमें लिखते जाइए। इससे क्या होगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको पता चलता रहे कि आपको क्लासेस चल रही हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।